नमस्कार दोस्तों। तो हम यूपी लैंड रेवेन्यू कोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले समथिंग बेसिक बता देता हूं आपको। यूपी रेवेन्यू कोड से पहले आपका यूपी जेडीएलआर था। यूपी जेडीएलआर का मतलब होता है यूपी जमींदारी अबोलिशन, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था आपका 1950 का। तो आपको लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा बेसिक इसका ज़रूरत है समझाने के लिए। देखिए, जब हमारा इंडिया जो है डोमिनियन था, ब्रिटिश के अंदर था, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट किया। तो हमें ज़रूरत पड़ी कि भैया हम जो है लैंड को रेगुलेट करें। लैंड में रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे क्योंकि ज़मींदारी थी, ब्रिटिशर्स के अंडर में हम काम कर रहे थे। तो भैया वो सिस्टम तो ख़त्म हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें रेगुलेट करेगा तो लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। तो इस वजह से हर एक स्टेट में, ठीक है, तो मतलब उसी हिसाब से लोकल लॉज बने, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स हुए। और लैंड रिफॉर्म्स को हमने जो है 9th स्केड्यूल में रखा था। 9th स्केड्यूल वो स्केड्यूल है जहां हम लैंड से रिगार्डिंग रिफॉर्म बनाते हैं। उस पर हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज को हमने जो है उसको नकार दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो चीज़ बाद में क्योतो होलन के जजमेंट में उसको कहा कि आप उसको भी चेक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू चेक ऑन 9th शेड्यूल ऑल्सो, ठीक। तो ये सब चीज़ें डील हुई थी। उसके बाद आपका ये यूपी जेडीएलआर था। तो प्रॉपर्टी का रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे कि जो स्टेट की जो पावर है अमेंडमेंट की, या स्टेट क्या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट लॉ बना सकता है, ये भी आपका डिबेट थी। क्योंकि देखो, लैंड तो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था 19(1)(f) में, 1978 से पहले। क्योंकि 44वां अमेंडमेंट था, उसी से तो चेंज आया है ना हमारा। तो अब जब हमारा 44वां अमेंडमेंट तक हमने कैसे प्रॉपर्टी पे लॉ बनाए, तो वो सिर्फ 9th शेड्यूल में रख के हमने उसको लॉ बनाए कि भैया उस पर सुप्रीम कोर्ट चेक ऑन नहीं कर सकता था, तो वो सेफ गार्डेड थे। लेकिन यही चीज़ डिबेट काफ़ी बड़ी, केशवनंदा भारती के केस तक चली बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ये कहा था कि हम अमेंडमेंट तो कर सकते हैं इवन दी फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिसमॉइल नहीं करेंगे। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को टर्मोइल नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर आपका रहना चाहिए, बाकी आप लॉ बना सकते हो। तो ये आपका शंकरी प्रसाद टू गोलकनाथ टू केशवनंदा भारती, ये आपका कंक्लूजन में ये ड्रॉन आउट हुआ था, ठीक। तो उसके बाद 44वां अमेंडमेंट आ गया, जिसमें कि क्या कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी को आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अगेंस्ट तो स्टेट लॉ बना सकता है, तो उस पर तो कोई आपत्ति फिर होगी ही नहीं। अब देखिए, लैंड की क्या ज़रूरत होती है। अब स्टेट, भैया स्टेट की ड्यूटी थोड़ी ना है कि जाके लैंड को रेगुलेट करे, अब सड़कें बनाएगा, ठीक है। हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देना है तो हमें कम्युनिकेशन सिस्टम तो डेवलप करना पड़ेगा, सड़कें बनानी पड़ेंगी। अब सड़कें भैया किसी के घर के सामने से भी सड़क जा सकती है। तो अगर उसका वो फंडामेंटल राइट होता, तो भैया वो कैसे हम क्लेम कर सकते थे, स्टेट कैसे सड़क बना सकता था। तो इस चीज़ को सेव करने के लिए हमने 9th शेड्यूल लाया। इसी चीज़ को सेव करने के लिए हमने प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया। बट आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ, मतलब हमने उसको बहुत ज़्यादा डिबेट चली, ठीक है। तो ये आपको ये बेसिक समझने के लिए ज़रूरी है। बाकी आप अपना यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 पे आते हैं। देखिए, जब यूपी जेडीएलआर था, आपका क्वेश्चन आएगा तो यूपी लैंड रेवेन्यू कोड की क्या ज़रूरत थी। देखिए, लैंड रेवेन्यू कोड का मतलब है कंसोलिडेटेड एक्ट। जो फ्रेगमेंटेड चीज़ें थी ना, उनको हमने इकट्ठा करके एक जगह संयोजित कर दिया है, ठीक है। तो जो ये संयोजित करना ही आपका यूपी लैंड रेवेन्यू कोड है दादा। तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आज हम प्रिलिमिनरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। और ये जो है आपका समर्थ अग्रवाल की जो बुक है, आपका क्या नाम है उनका, परीक्षा मंथन की ये बुक है, ठीक है। तो उससे मैंने लिया है, आप ये ले सकते हैं और मेरे साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है बाबा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, व्हाट आर द सिलेंट फीचर्स ऑफ यूपी लैंड रेवेन्यू कोड। सेकेंड इज, व्हाट आर द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय यूपी रेवेन्यू कोड 2006 इन द लैंड लॉज इन द स्टेट ऑफ यूपी। एंड थर्ड इज, व्हाट वाज द नीड ऑफ अबॉलिशन ऑफ यूपी जेडीएलआर एंड इनेक्टमेंट ऑफ अ न्यू यूपी रेवेन्यू कोड 2006 रिलेटिंग टू लैंड लॉज, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश जमींदारी अबोलिशन है, वो निसंदेह एक ऐतिहासिक इनेक्टमेंट था, ठीक है। इसने जमींदारी सिस्टम को अबोलिश किया और लैंड टेन्योर को सिंप्लीफाई किया कि लैंड टेन्योर क्या क्या होंगे, ठीक है। उन्होंने जो है सीलिंग लिमिट भी लगाई कि हम इससे हद तक जो है लैंड को होल्ड कर सकते हैं, इस हद से ज़्यादा हम जो है लैंड होल्ड नहीं करेंगे।
इसका मेन मकसद था कि सोसाइटी में आपका समानता बनी रहे और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि इगैलिटेरियन सोसाइटी वो होती है जहाँ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है। तो उसकी बात हमने इसको जो है हम उसको बढ़ावा देने के लिए हमने ये सब चीज़ें लैंड रिफॉर्म्स किए। ये इंश्योर करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का वो पुअर को भी हो और जो डिप्रेस क्लास जो वंचित वर्ग है उसको भी हो, कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को हम फुलफिल कर पाएँ। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक। हाउ एवर, फिर भी लॉ एक एवर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। मीन्स लॉ हमेशा चेंजिंग नेचर का है। अभी जो लॉ है, ठीक है, कुछ समय बाद वो लॉ आपका ख़त्म हो सकता है, यानी कि उसका नेचर ऐसा हो सकता है कि वो उस परिस्थिति के हिसाब से फिट ना हो। ठीक है, तो वो चेंज हो सकता है। तो लॉ इज़ एन एवर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये चेंज करता है विद द नीड ऑफ सोसाइटी। समाज में जैसी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से ये चेंज करता है। ठीक है, इट इज़ दिस एवर इवॉल्विंग नेचर ऑफ लॉ। यह वही एवर इवॉल्विंग, यानी कि हमेशा चेंज रहने वाला जो प्रकृति है लॉ की, उसी हिसाब से हम जो है जो सोसाइटी में आपका रेलेवेंट चीज़ें हैं उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे ही टाइम पास हुआ, जैसे ही हमें ज़रूरत लगी, तो हमने एक सरल और संयोजित लॉ हमने जो है लैंड लॉ से रिलेटेड यूपी में बना दिया, जिसे हमने आपका यूपी लैंड रेवेन्यू कोड बोला। ठीक है, इसमें करीब 39 इनेक्टमेंट्स हैं, जिसमें कि आपका यूपी जमींदारी एबोलिशन और लैंड रिफॉर्म 1950 है। ठीक है, और इसमें जो कुछ इनेक्टमेंट थे ब्रिटिश टाइम के, उनको भी हमने इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ जो है ऑब्सोलीट हो गए, कुछ लॉ जो है वो मतलब उनकी कोई मायने नहीं रहे, उनका जो है वैल्यू ख़त्म हो गए, ऑब्सोलीट नेचर के हो गए वो। और कुछ जो है इनकंसिस्टेंट हो गए एक दूसरे के अगेंस्ट, तो फिर उनको हमने अवॉइड किया। अतः जो अभी जो लॉ है उसकी ज़रूरत थी कि भैया हमें एक सिंगल कोड लाया जाए। ठीक है, देयरफॉर देयर वाज नीड टू कोडिफाई ऑल द अबव लॉज इन वन सिंगल कोड। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए? इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई, हमें उसको सरल बनाने के लिए तथा संयोजित बनाने के लिए रेवेन्यू लॉज को। ठीक है, तो इन लाइट ऑफ यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 को हम देखते हुए, ठीक, इसने जो है 39 एक्ट को आपका इन्फोर्स कराया है जो रिपील्ड हो गए थे। ठीक, और क्या कहते हैं, जिसमें कि आपका यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 भी आता है और यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 भी आपका आता है। ठीक, तो ये आपका बेसिक लेआउट हो गया। उसके बाद सिलेंट फीचर ऑफ यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006। तो कुछ साइलेंट फीचर्स हैं वो देख लेते हैं हम, क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं। तो साइलेंट फीचर पहला है कि ये जो है टेन्योर होल्डर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए प्रोविज़न बनाता है। ठीक है, और करेक्शन ऑफ एरर्स एंड ओमिशन, जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आपके खसरा एंड खतौनी होते हैं, तो उनमें मान लो कोई भी करेक्शन की ज़रूरत है तो उसको ये बताता है टाइम बाउंड मैनर में कि इतने टाइम में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया साइलेंट फीचर में। सेकंड हो गया जो मल्टीपल लिटिगेशंस थी को शेयरर्स के बीच में, ठीक है, या शेयरर्स के बीच में, तो वो अभी तक जो है उनका कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं बना पाए कि उनकी जो है उनके शेयर्स को डिटरमिन कर सके। तो इसीलिए जो है उन मल्टीपल लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए हमें लैंड रेवेन्यू कोड की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद तीसरा पॉइंट कि जो है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए, ठीक है, जैसे तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, ठीक है, जो कि इस कोड में प्रोवाइडेड हैं, तो उनको जो है उनको स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद इन ऑर्डर टू इंश्योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट अ न्यू प्रोविजन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड under section 77 of the code, which empowers the state government to change the class of public utility land in exceptional cases for public purposes। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, मतलब कि जो आपका जेंडर इक्वालिटी की प्रमोशन के लिए, वेयर द अलॉटी इज अ मैरिड मैन एंड हिज वाइफ इज अलाइव, देन सी सेल बी अ को अलॉटी।
ठीक है। मान लीजिए अगर कोई भैया मैरिड मैन है, उसकी वाइफ भी अलाइव है, तो वो उसकी को अलॉटी हो जाएगी। तो ये भी आपने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोशन के लिए इसमें कुछ रेगुलेशंस भी हैं आपका, मतलब कुछ लॉ, कुछ सेक्शंस भी इसमें प्रोवाइडेड है। उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, provision has been made to protect the farmer from arrest and detention in default of land revenue not exceeding rupees 50,000। तो जो आपके छोटे या सीमांत किसान थे, ठीक है, उनके लिए प्रावधान बनाए गए कि भैया उनका बचाव किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको जो है गिरफ्तार ना किया जाए, उन्हें डिटेन ना किया जाए, ठीक है। क्योंकि लैंड रेवेन्यू में कोई डिफ़ॉल्ट हो, जैसे कि मान लो नॉट एक्सीडिंग 50,000 से कम का अगर है, तो उसको उनको लिए सेफ गार्ड इसमें जो है प्रोवाइडेड है कि वो मान लो 50,000 तक लैंड रेवेन्यू ना दे पा रहे हो, तो उनके लिए बेचारों को सेफ गार्ड है। उसके बाद है 7वां पॉइंट, इन ऑर्डर टू इंश्योर बेटर लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि हमें ये इंश्योर कराना, ये हमें जो है मतलब तय करना कि क्या कहते हैं, उन्हें बेटर यानी कि अच्छा और लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मिल रहा है, ठीक है। और जो कि क्या कहते हैं, जो कंसोलिडेटेड गांव फंड है वो तहसील लेवल पे उसको इस्टेब्लिश कराया गया है इस वजह से। इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉम्प्ट एंड फेयर जस्टिस, यानी कि तुरंत और अच्छे जस्टिस यानी अच्छे न्याय को प्रमोट करने के लिए हमने जो है ये एक्ट लाए। उसके बाद विलेज रेवेन्यू कम्युनिटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, विलेज रेवेन्यू कमेटी बनाई गई, ठीक है, जो कि इशू को रिजॉल्व करेंगी बेसिस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन, ठीक है। किस हिसाब से, जो भी आपका आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के हिसाब से जो भी आपका इशू होगा। सेक्शन 220F जो है वो प्रोवाइड कराता है कंसोलिडेशन ऑफ केसेस पेंडिंग इन डिफरेंट कोर्ट्स इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियली द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। तो सेक्शन 220F जो है वो प्रोवाइड कराता है कंसोलिडेशन ऑफ केसेस के बारे में जो कि डिफरेंट कोर्ट्स में आपके पेंडिंग है, इन्वॉल्विंग द सब्सटेंशियली द सेम कॉज ऑफ एक्शन। यानी कि सब्सटेंशियली द सेम कॉज ऑफ एक्शन होता है, मान लीजिए आपको किसी ने एविक्ट कर दिया फ्रॉम द लैंड, तो आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या अराइज होता है कि यू हैव द राइट ऑफ पोजेशन, ठीक है। दिस इज योर कॉज ऑफ एक्शन बिकॉज यू हैव बीन एविक्टेड बाय समवन एल्स, ठीक है। तो यही से सब्सटेंशियली जो सेम कॉज ऑफ एक्शन अगर होगा तो उनका जो है कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। अगर मान लो 4 जगह वही केस है तो उसको एक केस में आपका जो है बना दिया जाएगा। ये 225F भी आपका बताता है। उसके बाद मिन जुमला नंबर जो है उनको हमने रिकॉर्ड में डिवाइड कर दिया गया। ये फिजिकली डिवाइड नहीं हुआ, ये बस रिकॉर्ड में डिवाइड हुआ, ठीक है। जो कि क्या कहते हैं आपका कोड में आपका 30 सेक्शन 2 आपका मिन जुमला नंबर के बारे में बताता है, तो वो आप आगे आएगा तो हम वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 10वां है प्रोविज़न आपका बनाए गए स्टैंडिंग काउंसिल्स के लिए, ठीक है, और पैनल लॉयर्स के लिए, जिससे कि क्या होगा भैया, जब हमारे स्टैंडिंग काउंसिल या पैनल लॉयर होंगे तो उससे क्या होगा, स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगा। तुरंत के तुरंत भैया कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए हमने, उस चीज़ के प्रमोशन के लिए, उस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए हमने जो है ग्राम पंचायत को जो है अच्छे बेटर मैनर में हमने जो है उस चीज़ को सेफगार्ड करने के लिए प्रोविज़न यानी प्रावधान बनाए, ठीक है। तो अब क्या है, अतः कंटेनिंग दी अबव मेंशन्ड फीचर, इन सब चीज़ों को कंटेन करते हुए हमारा जो है एन ऑब्जेक्टिव टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लैंड टेन्योर्स लैंड रेवेन्यू, हमने जो है भैया अपने स्टेट ऑफ यूपी को आपका यूपी लैंड रेवेन्यू कोड दे दिया। तो ये आपका बेसिक लेआउट हो गया। ये आपकी फर्स्ट क्लास है। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। यूपी लैंड रेवेन्यू कोड की लगभग 20 से करीब क्लासें होंगी और उसमें हम सब लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको कोई भी आपत्ति हो आप कमेंट पिन डाउन कर सकते हैं, कमेंट भेज सकते हैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप बताइएगा। सॉल्व करने की तो कोशिश की जाएगी, बाकी ये नहीं है कि सारा चीज़ें सॉल्व की जाएंगी, बट हाँ जो आपके लिए ना प्रोवाइड हो सके वो मेरे प्रोवाइड करने की वो मेरा उद्देश्य है। और आप जो है इस बुक को ले सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है, परीक्षा मंथन की है, आपकी समर्थ अग्रवाल सर की बुक है, तो ये आप इसको ख़रीद सकते हैं। धन्यवाद।